ये पहली बार था जब जाह्नवी ने फोन पर आरव के साथ इतनी सारी बातें करी थी और वो भी बहुत रैंडम मैटर्स के बारे में। वही फोन के दूसरे तरफ आरव बस उसकी बातों को सुन रहा था। थोड़ी देर बाद पूरे दिन का हाल सुनाते सुनाते वो रुकी तो उसने नोटिस किया वो ही सिर्फ बोलने का काम कर रही थी और दूसरी साइड से तो उसे कोई आवाज ही नहीं आ रही थी। इसलिए उसने आरव को पुकारते हुए कहा, आरव ओबरॉय। जी मैडम, मुझे लगा आप सो गए हो। आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? जाह्नवी ने थोड़ा शिकायती लहजे में आरव से कहा। तो आरव उसकी बात पे प्यार से हंस दिया। क्यों, मैं तुम्हें सुन नहीं रहा क्या? तुम बोलो, मैं सुनूंगा। अच्छा दादी कुछ ज्यादा ही फ्री है, तो अगर तुम्हें कुछ प्रॉब्लम हो तो तुम्हारी हेल्प करने में वो बिल्कुल भी हिचकिचाएंगी नहीं, तो उन्हें बुला लेना। अपने हाथ में माउस लेकर वो कुछ क्लिक कर रही थी और रेस्पॉन्ड कर रही थी। हाँ ठीक है, वैसे आज दादी ने फिर से हमारी शादी की बात छेड़ी थी। मैंने उन्हें कह दिया कि नवंबर से पहले हम शादी नहीं कर सकते। वैसे तो वो अगले महीने की बात कर रही थी, लेकिन अगले महीने की 15 तारीख को शालिनी और रोहन की शादी है। तो आपको क्या लगता है? तुम्हारी मर्जी है, ये डिसीजन मैं तुम पर छोड़ता हूँ। बस शादी इस साल हो जाए, इसके अलावा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना मेरे इससे ज्यादा कोई ओपिनियन है। वैसे आरव इन ट्रेडिशनल सेरेमनीज का या रीति रिवाजों का कोई बहुत बड़ा फैन नहीं था। उसे ये सब चीज उतनी पसंद नहीं थी, लेकिन वो जाह्नवी की इच्छाओं का भी ख्याल रखता था। इसीलिए उसने सारे डिसीजन शादी के जाह्नवी के ऊपर ही छोड़ दिए ताकि वो अपनी मर्जी से अपने हिसाब से सब कुछ कर सके और खुश रहे। उसकी बातें सुनकर जाह्नवी की आंखें जो सिर्फ फॉक्स थी अपने काम को लेकर उनमें फिर से चमक आ गई और उसने बात घुमाते हुए अपने लैपटॉप स्क्रीन को देखा और पूछा, आप अभी होटल में है क्या? इतनी शांति क्यों है आपके आसपास? तुम्हें क्या लगता है इस टाइम मैं कहाँ हो सकता हूँ? मुझे क्या पता आप कहाँ हो सकते हैं। हो सकता है आप अपने किसी बिजनेस पार्टनर के साथ क्लब में बैठकर मजे कर रहे हो। जाह्नवी ने बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर रिप्लाई दिया, जैसे कि नॉर्मली बिजनेस मीटिंग्स में होता है। वो जानती थी ऐसी जगह पर क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। उसकी बात सुनकर आरव हैरान हो गया और उसके कमरे में आ रही डिम येलो लाइट में उसका चेहरा बहुत ही ज्यादा जेंटल लगने लगा। तो मेरी बीवी मुझे चेक कर रही है, नजर रखी जा रही है मुझ पे, क्या मतलब है आपका? तब आरव ने नोटिस किया कि जाह्नवी जो पहले अपने बातों को लेकर बहुत क्लमजी थी और उसके सामने अक्सर शब्दों के खेल में हार जाती थी, अब धीरे धीरे थोड़ा बेटर हो गई है। हो सकता है साथ रह के आरव का इन्फ्लुएंस जाह्नवी पर आने लगा हो। उसने अपने माथे पर हाथ रखा और उसे सहलाते हुए बोला, कुछ नहीं, अब बहुत लेट हो चुका है, जाओ जाके रेस्ट करो। मैंने मनोज को फोन कर दिया है, कल से वो भी ऑफिस जाना शुरू कर देगा, तो वो तुम्हारी हेल्प कर देगा ऑफिस के काम में। ठीक है, नो प्रॉब्लम। फोन कट करने के बाद भी वो काम में लगी रही। जब तक उसने टाइम नोटिस किया तो रात के 12:30 ऑलरेडी बज चुके थे। लैपटॉप बंद करके फाइनली उसे रियलाइज हुआ कि जब घर में आरव नहीं होता था, आसपास कोई बात करने वाला नहीं था, तो इतना बड़ा घर कितना अकेला लग रहा था। उस घर में जाह्नवी के अलावा इस समय सिर्फ और सिर्फ शांति थी। उसने लाइट्स बंद करी और सोने चली गई। जहां क्रिस्टल पैलेस में एक तरफ शांति और शांत वातावरण था, वहीं अरोराज के घर में माहौल थोड़ा गर्म था। रेखा जी लिविंग रूम में सोफे पर अपनी गुस्से वाली एक्सप्रेशन के साथ बैठी हुई थी। उनके दिमाग में इस समय सिर्फ और सिर्फ माधुरी जी का वो शांत और सुंदर चेहरा आ रहा था जिसपे अक्सर कोई एक्सप्रेशन नहीं हुआ करते थे, और देवराज जी की वो बातें जो उन्होंने फोन पे कही थी। रश्मि घर में आई और उसे अब तक रियलाइज नहीं हुआ था कि उसकी माँ का इतना मूड खराब है, लेकिन जब उसने देखा कि रेखा जी ना कुछ कह रही है ना कुछ पूछ रही है, तो उसने कहा, माँ क्या हुआ है? आप अब तक सोने नहीं गई? कुछ हुआ है? अपनी बेटी की आवाज सुनकर रेखा जी अपने होश में वापस आए। उन्होंने मुड़ के देखा तो रश्मि ऑलरेडी उनके बगल में आकर बैठी हुई थी। आ गई तुम रश्मि? हाँ, कबीर ने मुझे बाहर तक छोड़ा था। उसे लग रहा था इतनी रात को घर आएगा तो सबको डिस्टर्ब होगा, इसलिए वो बाहर से चला गया। क्या हुआ? आज आप माधुरी आंटी से मिलने गई थी ना? कुछ प्रॉब्लम हुई क्या वहां पर? रश्मि जो रेखा जी के बगल में बैठी हुई थी, उसने रेखा जी का हाथ पकड़ा और उनसे प्यार से पूछा। रेखा जी ने गहरी सांस ली और अपने डिप्रेसिंग टोन में कहा, माधुरी सच में इतने सालों में बिल्कुल भी नहीं बदली। ऐसा लगता है ना जैसे पहले से उसकी पर्सनालिटी और भी ज्यादा खराब होती जा रही है। पहले जितनी वो जिद्दी थी उससे कई ज्यादा वो अब हो गई है, और उससे भी ज्यादा उसकी बेटी। इतना इजी नहीं होने वाला है। वो शेयर्स इतनी आसानी से नहीं मिल सकते। लेकिन अगर तुम्हारी दादी, माँ, मैं समझती हूँ आप उनको लेकर क्यों इतना दुखी है, लेकिन गलती हमारी भी तो है। मैंने आपसे कहा था ना उनसे अच्छे से बात करना, गुस्सा मत करना। रश्मि अपनी माँ को हेल्पलेसली देख रही थी क्योंकि उसकी उम्मीदों पर उसकी माँ खड़ी नहीं उतरी। रेखा जी ने भी उल्टा जवाब देते हुए कहा, मैं माधुरी से आराम से बात करने ही गई थी,
लेकिन वो जिस तरह से मुझे देखती है ना, उन आंखों को देखकर मुझे गुस्सा आता है। यहाँ तक कि उसने जानवी को भी वहां पर बुला लिया। फिर जानवी ने तुम्हारे पापा को फोन कर दिया और शेयर्स की सारी बातें बता दी। तुम्हारे पापा फोन पे बहुत गुस्सा हो रहे थे। रेखा जी की यह बात सुनते ही रश्मि के एक्सप्रेशंस और भी ज्यादा डेंजरस हो गए। क्या कहा आपने? दीदी ने पापा को फोन किया था, तो रेखा जी ने इस पर हामी भरते हुए कहा, अब ये वो जानवी अरोड़ा नहीं रही जिसे हम जानते थे। उसने मुझे माधुरी के सामने धमकी दी। इतने गट्स कब से आ गए उसमें? रश्मि के आंखों में अभी बहुत सारी बातें चल रही थी जो पिछले कुछ दिनों में हुई, और क्या उन बातों की वजह से ही जानवी के बिहेवियर में इतना चेंज आ सकता है? तो ये सोचते हुए उसने कहा, एक काम करते हैं, अभी के लिए उन शेयर्स को छोड़ देते हैं। मैं सच में ठीक हूँ। मैं नहीं चाहती आपका रिलेशनशिप माधुरी आंटी के साथ इससे ज्यादा खराब हो, और अगर पापा इस वजह से अपसेट हुए तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। बेशक हमारे पास अरोड़ा कल्चर मीडिया है और फ्यूचर में ये मेरा होगा, लेकिन इसको पाने के लिए किसी को दुखी करके तो आगे नहीं बढ़ सकते ना। जब तक मेरे पास मेरी फैमिली मौजूद है तब तक मुझे ऐसी चीजों की परवाह नहीं है। और तो और मैं नहीं चाहती माधुरी आंटी और दीदी हमारी तरफ इतनी नेगेटिविटी रखें, हमें अपना दुश्मन समझे। तुम कुछ नहीं समझती रश्मि, तुम्हारी दादी और मैं दोनों इस बात को लेकर परेशान हैं कि जो डॉक्यूमेंट माधुरी के पास होने चाहिए थे वो अब जानवी के पास है। कौन जाने वो डॉक्यूमेंट्स का क्या करेगी। तुमने भी देखा न वो तुम्हें कैसे ट्रीट करती है। अगर यही सब हरकतें चलती रही तो हमारी जिंदगी में शांति कभी नहीं आएगी। रश्मि, तुम बहुत सॉफ्टली सोचती हो, इसी वजह से तुम्हारे साथ ये सब होता है। रेखा जी की माने तो इस मैटर को इस तरीके से जाने नहीं दिया जा सकता था, और ना ही सुहासिनी जी ऐसे जाने देती। अरोड़ा कल्चर मीडिया के इंटरनल टीम्स में ड्रामा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था। अफवाह फैल रही थी कि स्टेक होल्डर में से किसी ने शेयर्स बहुत हाई प्राइस पर खरीदे हैं। तो अगर ये सच है तो उसके लिए कोई काउंटर अटैक उन्हें अपने पास रेडी रखना होगा। हमें परेशानी बस इस बात की है कि अगर माधुरी के शेयर्स उनके हाथ में चले गए तो अरोड़ा कल्चर मीडिया का कोई फ्यूचर नहीं रहेगा। डोंट वरी माँ, मुझे कुछ सोचने दो, मैं देखती हूँ। अगर मैं दीदी को कन्विंस कर पाई तो अच्छा रहेगा। दादी की मेहनत का फल है अरोड़ा कल्चर मीडिया और हमारे अरोड़ा फैमिली की लेगेसी। आई एम श्योर दीदी हमें धोखा नहीं देंगी। हमें उन पे भरोसा करना चाहिए। अच्छा ये सब छोड़ो, बहुत ज्यादा लेट हो चुका है, अब आप जाओ, जाकर थोड़ा सा आराम कर लो। रश्मि ने रेखा जी को सपोर्ट देते हुए उठाया तो रेखा जी ने कहा, ठीक है, तुम भी जल्दी से रेस्ट कर लो, मैं भी कुछ सोचती हूँ। इसके बाद वो ऊपर सीढ़ियों की तरफ चली गई। रश्मि वहीं खड़े खड़े खाली सीढ़ियों को देख रही थी। थोड़ी देर बाद हेसिटेट करते हुए उसने अपना फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। फोन भी तुरंत कनेक्ट हो गया। रश्मि ने ऑर्डर देते हुए कहा, जाओ और जाकर पता करो इस साल नए साल में जानवी अरोड़ा कितनी बार बाहर गई है। मुझे स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो कहाँ क्यों क्या करने गई थी। ठीक है, मैं तुम्हें 3 दिन में बताता हूँ। उसके बाद फोन कट हो गया।